हेलो स्टूडेंट्स, रिटेल मैनेजमेंट के अंदर हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो है रिटेल स्ट्रेटजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। देखिए क्या है, सबसे पहले ये बताता है इंट्रोडक्शन के अंदर कि हम अगर स्ट्रेटजीज़ की बात करें, रिटेल स्ट्रेटजिक प्लानिंग की अगर हम बात करें, तो स्ट्रेटजी एक ऐसा कॉमन वर्ड हो गया है जो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम देखते हैं कि अगर बिज़नेस की बात करें तो मैनेजर्स जो है वो कभी कोई स्ट्रेटजी बनाते रहते हैं, चाहे वो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी हो, मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो या सो ऑन, कोई भी हो सकती है। तो स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बना रहे हैं, वो क्यों ऐसा हो रहा है कि इतना स्ट्रेटजी वर्ड का यूज़ हो रहा है या इतनी स्ट्रेटजीज़ वो बना रहे हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। क्या है कि हमारा जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है नेचर में, तो कोई भी फैक्टर कभी भी चेंज हो सकता है, इसलिए हमें थोड़ा सा तैयार रहना पड़ता है। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली अगर हम चलते हैं तभी हम तैयार रह सकते हैं, इसलिए जो है स्ट्रेटजीज ज़्यादा बनती हैं, या फिर कह सकते हैं हम कि प्लानिंग लेकर हम चलते हैं। कहीं ना कहीं कोई भी बिजनेस बिना प्लानिंग के सक्सेसफुल नहीं हो सकता, ना ही जो डेफिनेट ऑब्जेक्टिव्स उसने रखे हैं वो अचीव कर पाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग ज़रूर करें। ठीक है, अब यहाँ पर मीनिंग में बता रहा है, देखिए पहले पढ़ चुके हैं आप ये सारी बातें। क्या है कि स्ट्रेटजी से निकला है, मिलिट्री का निकला हुआ वर्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा दुश्मन ये कर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, वही सारी चीज़ें यहाँ पर है। हम यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं स्ट्रेटजी इमर्ज करने से रिलेटेड, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने आती हैं। देखिए पहली क्या है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन जो है वो कौन करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगी। ठीक है, दूसरा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऐसा नहीं हमने एक बार एक स्ट्रेटजी बना ली और फिर कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं होता, ये है। इसके अलावा ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि कैसे काम किया जाए। ठीक है, ये है। इसके अलावा एक ही डायरेक्शन डिसाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से अगर ऐसे काम करेगा तो फ्यूचर में ऐसा होगा। ठीक है, ये है। इसके अलावा लॉन्ग रन ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो जाते हैं इससे ऑर्गेनाइजेशन के, और कि किस तरीके से उनको अचीव किया जाए ये देखा जाता है। ठीक है, ये है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर आती हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए कि स्ट्रेटजीज जो है वो सही बनाए मैनेजर्स। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है रिटेल स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू को अगर हम देखें तो कई सारे मेथड्स हैं जिसके ज़रिए की स्ट्रेटजीज़ बनाई जाती हैं, या फिर कई सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी होती हैं स्ट्रेटजी बनाते हुए। सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव हमारा डिसाइड होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव डिसाइड होगा ताकि सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जब हमारे सामने होंगे, ताकि हम ये देख सकें कि भाई इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हमें ये वाली स्ट्रेटजीज़ जो है वो बनानी है। तो ये है। तो यहाँ पर ये कहता है कि रिटेल स्ट्रेटजी बनाने के लिए पहले जो है हमें ऑब्जेक्टिव्स जो है पता होने चाहिए, ये है। इसके अलावा यहाँ पर आता है कुछ चीज़ें यहाँ पर बता रहा है, प्राइमरी ट्रेलिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में बताता है कि फिर उन ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए जो हम स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, स्ट्रेटजीज़ फॉर्मुलेट करेंगे, उसके अंदर हम कुछ टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। छोटी छोटी टैक्टिक्स होती हैं कुछ, जिनके ज़रिए हम उन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, या जो तरीके हैं उन स्ट्रेटजीज़ को इम्प्लीमेंट करने के, ऐसा कह सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रेटजीज़ के बारे में यहाँ पर हमें बताता है। पहली है स्टोर लोकेशन, दूसरी मर्चेंडाइजिंग, तीसरी है प्राइसिंग, और फोर्थ जो है यहाँ पर मार्केटिंग। बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं। देखिए स्टोर लोकेशन क्या है, जैसे कि बहुत अच्छी बात यहाँ पर बुक के अंदर भी लिखी है कि लोकेशन बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जैसे कि हमारे बड़े ये कहते हैं किसी शॉप को कि मौके की दुकान है ये। मौके की दुकान का मतलब क्या है कि वहाँ पर कस्टमर आएगा ही आएगा, मतलब आपको कुछ करने की ज़रूरत, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी लोकेशन ही इतनी अच्छी है कि कस्टमर अट्रैक्ट होता है और आता है आपकी शॉप पर। तो लोकेशन पहली, जो स्टोर लोकेशन जो है, पहली प्राइमरी स्ट्रेटजी है हमारी। दूसरा है यहाँ पर मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग क्या होता है कि आप ऑफर क्या कर रहे हैं अपने कस्टमर को, कि आप कौन सी गुड्स और सर्विसेज उसको ऑफर कर रहे हो,
क्या आप स्पेशलाइज्ड गुड्स और सर्विसेज उसको दे रहे हो, कितनी असॉर्टमेंट आप रख रहे हो इन चीज़ों की, वो यहाँ पर मर्चेंडाइजिंग स्ट्रेटजीज़ के अंदर आता है। तीसरा है प्राइसिंग, जो आप ऑफ़र कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज कस्टमर को, वो कितने रुपए में कर रहे हैं, कितने प्राइस में कर रहे हैं, वो एक स्ट्रेटजी है हमारी कि कस्टमर अट्रैक्ट हो, ऐसे हमें इस तरीके का प्राइस रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और जो हमारा सूट करे गुड्स की क्वालिटी, गुड्स का जो साइज़ वगैरह सब है उसको सूट करे, ऐसा प्राइस जो है रिटेलर को फिक्स करना चाहिए। फोर्थ जो यहाँ पर आता है मार्केटिंग, कि कैसे हम मतलब रिटेलर जो एफर्ट्स करता है प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर को बेचने के लिए, वो जो एफर्ट्स हैं वो मार्केटिंग कहलाते हैं। तो वो हमें पता ही है कि एडवर्टाइजिंग हो सकती है, प्रमोशन, जो हमारे प्रमोशनल टूल्स हो सकते हैं कोई भी, इसके अलावा सेल्स स्टाफ कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बनाकर हम ये कर सकते हैं। तो ये जो है, जो हमारी रिटेलिंग है, ये इन 4 फैक्टर्स के अराउंड ही एंटायर प्रोसेस जो है हमारा घूमता है। तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है यहाँ पर इन चीज़ों को, ठीक है। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये द स्ट्रेटजी रिटेल प्लानिंग प्रोसेस, या फिर रिटेल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन। कैसे बनाएंगे हम स्ट्रेटजी, कैसे रिटेल स्ट्रेटजी बनती है। देखिए क्या है कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हम रखते हैं, रिटेल का बिजनेस जब हम कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव रखेंगे। फिर उसके बाद हमें हमारे पास क्या इन्वायरमेंट की स्टडी करके पता लगाएंगे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या हमारे लिए थ्रेट्स हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या हमारी वीकनेस हैं, ये सब चीज़ों का पता लगाएंगे। क्या हमारे पास जो है इनफ रिसोर्सेज हैं, क्या जो है रिटेलर इस जो है कोशिश तरीके से डिज़ाइन करनी है हमें इन चीज़ों से रिलेटेड स्ट्रेटजी। ये क्या कह रहा है कि रिटेलर को ऐसा करना है, ठीक है। यह इसके बाद आता है एक ऐसा करने के लिए एक पर्टिकुलर प्लान को फॉलो करना होगा ताकि ये सारी चीज़ें हमारी सही डिसाइड हो पाए। तो वो पर्टिकुलर प्लान क्या हो सकता है, यहाँ पर एलेबोरेट क्या है रिटेल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के स्टेप्स को। पहला स्टेप जो है वो क्या है, डिफाइनिंग बिजनेस मिशन एंड विजन। कि रिटेलर होने के नाते आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने बिजनेस का मिशन और विजन डिसाइड करना है। अभी मिशन और विजन तो आप पढ़ चुके हो वैसे पहले, लेकिन फिर भी यहाँ पर रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मिशन और विजन क्या होते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मिशन क्या है कि आप एक स्टेटमेंट लेकर चलते हो जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को दूसरों से अलग करता है, कि रेस्ट ऑफ द अदर्स जो है वो जो भी उनका मिशन हो आपका ये है, तो आप उनको उनसे कैसे अलग हो, आप अपने मिशन के अंदर वो स्टेटमेंट लिखते हैं कि हम इस तरीके से ये चीज़ करना चाहते हैं या हमारा ये मिशन है, ठीक है। तो ये है विजन। जो है विजन क्या होता है कि जो आप आने वाले फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में अचीव कर लेना चाहते हो, वो विजन होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो हमें यहाँ पर अपने इन्हीं मिशन और विजन के बेस पर ही लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेने हैं। पहला काम ये। दूसरा यहाँ पर आता है कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने सिचुएशन एनालिसिस करना है। सिचुएशन एनालिसिस जो है आपको पहले सेल्फ एनालिसिस करेंगे, फिर इन्वायरमेंटल एनालिसिस करेंगे और कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस करेंगे। तो उसके लिए हमारे कई सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे सेल्फ एनालिसिस हम स्वॉट एनालिसिस के ज़रिए कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस करने के लिए हमारे पास पेस्टल एनालिसिस होता है। कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस का एक मॉडल होता है, पोर्टर का मॉडल है ये, 5 फोर्सेस का मॉडल दिया हुआ पोर्टल ने, वो हम कर सकते हैं। तो सिचुएशनल एनालिसिस मतलब कि अभी हम किस स्थिति में हैं उस चीज़ का एनालिसिस आपने करना है। इसकी डिटेल स्टडी हम चैप्टर के एंड में पॉइंट है वहाँ पर पढ़ेंगे। इसके बाद है आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव्स। अब क्या होगा कि जब आप इन्वायरमेंट की स्टडी कर लोगे, जब आप सिचुएशन को समझ जाओगे तो आपके पास डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स आएंगे। उन ऑल्टरनेटिव्स में से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो अब यहाँ पर देखना ये है कि ऑल्टरनेटिव्स कैसे आएंगे। तो इसके लिए एक एंसॉफ ने मैट्रिक्स दी हुई है, वो मैट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं हम और ऑल्टरनेटिव्स को जो है अवेलेबल ऑल्टरनेटिव का पता लगा सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर
एंड्स ऑफ की मैट्रिक्स के अंदर मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट एक्सपेंशन, रिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, इन पॉइंट्स पर ये मैट्रिक्स बेस्ड है। ये भी चैप्टर में बाद में दी हुई है, वहीं पर पढ़ लेंगे डिटेल में। बेसिकली आपने यहाँ पर करना ये है कि ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने हैं, या हो भी जाएंगे जब आप स्टडी करोगे ना इन्वायरमेंट की, तो उसी से आपके सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स आ जाएंगे। ठीक है, ये है। इसके बाद नेक्स्ट आता है इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब देखो आपके पास ये करना है या ये करना है, दो ऑप्शन आ गए, तो अब आप क्या करोगे कि इवेलुएट करोगे कि पहला अगर मैं ये चूज़ करती हूँ तो ऐसा 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 होगा, अगर मैं दूसरा चूज़ करती हूँ तो ऐसा ऐसा होगा, मेरे लिए बेस्ट क्या है, एज रिटेलर मुझे क्या चीज़ें जो है करनी है, या फिर मैं कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले सकती हूँ, अपनी जो स्ट्रेंथ्स और वीकनेस मेरी जो भी है उनको ध्यान में रखते हुए, अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए, इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे ये डिसाइड करना होगा और इवेलुएट करने होंगे कि मेरे लिए कौन सा ठीक रहेगा। ठीक है, इसके बाद आता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपमेंट ऑफ रिटेल मिक्स। अब देखो आपने मिशन और विजन तो हमने पढ़ लिया कि हम डिसाइड करते हैं, तो अब इसके बाद जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं वो डिसाइड करने पड़ेंगे ताकि वो मिशन और विजन हम जो हमने डिसाइड किए थे फर्स्ट पॉइंट के अंदर उनको अचीव कर पाएँ। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, एक शॉर्ट पीरियड के लिए डिसाइड किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जो है वो ओब्वियसली लंबे टाइम के लिए रखे जाते हैं और स्पेसिफिक नहीं होते हैं ये, क्योंकि फ्यूचर हमारा अनसर्टेन है, कुछ चेंजेस करने पड़ सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक आप लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को मत रखें। ठीक है, ये है। अब जब आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हो यहाँ पर, तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक ही चीज़ है बेसिकली तो ध्यान रखनी है, जो है हमारे रिसोर्सेज, कि हम ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड करें, अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं कि जो आप अचीव ही नहीं कर पाओगे। अब आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे अगर उसको अचीव करने के लिए, तो कैसे अचीव करोगे। तो हमें अपने रिसोर्सेज देखने हैं। रिसोर्सेज हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, जो यहाँ पर हमें देखने हैं उन रिसोर्सेज की बात कर रही हूँ। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है हमारे वो किस लिए हमारे यूज़ होंगे कि जैसे मर्चेंडाइज के लिए हमें पे करना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, शॉप का रेंट देना पड़ेगा, तो हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी ना। इसी तरीके से इस काम को करने के लिए हमें ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, कंपनसेशन, मोटिवेशन और ऑर्गेनाइज करना पर्सनल को, ये सब हम शामिल करते हैं। तो ये दो चीज़ों का भी हमें, तभी हम ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के ऑब्जेक्टिव्स जो है अपने पूरे कर पाएंगे जब हम ये रिसोर्सेज का जो है को कंसीडर करेंगे। ये है। इसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रिटेल मिक्स। अब आपने करना है रिटेल मिक्स को डेवलप। जब आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए और आपने जो है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के अंदर नेक्स्ट स्टेज पर आप पहुंच जाते हो, रिटेल मिक्स को डेवलप करना। रिटेल मिक्स को स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर ली यहाँ पर, ये करने के बाद कि ये वाला अचीव करना है इस तरीके से। अब जो है रिटेल मिक्स हम रिटेल मिक्स हमारा क्या है कि इसके अंदर हम शामिल करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हम बेचें, किस प्राइस पर बेचें, और जो है कौन से आर्टिकल रखें, क्या एडवर्टीजमेंट करें, पोजीशनिंग कैसे करें मार्केट के अंदर। ये सारी चीज़ें हाँ आप इसमें रिटेल मिक्स में जो है शामिल करते हैं। तो जो हमने वो चारों चीज़ें पढ़ी थी ना कि वो लोकेशन और वो सब जो हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ी थी, वो हम यहाँ पर रिटेल मिक्स के अंदर शामिल करते हैं कि स्टोर की लोकेशन क्या होगी, मर्चेंडाइज क्या ऑफर करोगे, पर किस प्राइस पर करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, वो सब यहाँ पर हम शामिल करते हैं। तो रिटेल मिक्स डिसाइड करना है। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजी। आपने क्या किया, देखो यहाँ पर कि जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया उसके हिसाब से स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लिया आपने और रिटेल मिक्स भी तैयार कर लिया कि ऐसे ऐसे करेंगे। अब एक्चुअल में करना है, वो इम्प्लीमेंटेशन करनी है। कोई भी स्ट्रेटजी का क्या मतलब बनता है अगर आप उसे इम्प्लीमेंट ही नहीं करेंगे। तो इस स्टेज पर आपने क्या करना है, जो आपके माइंड में डिज़ाइन किया हुआ था टारगेट मार्केट के अंदर, उसे आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हैवी एडवर्टीजमेंट करके और सब करके आप यहाँ पर अपील करके कोशिश करेंगे कि टारगेट कस्टमर
कस्टमर तक आपकी बात पहुँचे और अट्रैक्ट हो। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट। ऑब्वियस है कि हमने इतना सारा काम किया है, उसका कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं वो तो हमें देखना ही है। तो ये स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करिए जो हमने, इसको इवेलुएट करेंगे कि क्या इससे हमारा जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया था उसको अचीव करने में हम सक्सेसफुल हुए हैं या नहीं। ठीक है, और अगर कुछ उसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है स्ट्रेटजी के अंदर तो हम वो करेंगे। तो रिव्यू करने का टाइम यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे स्टेप्स, स्ट्रेटजी कैसे फॉर्मुलेट होती है। इसके बाद एक पॉइंट आता है इंटरनेशनल एक्सपेंशन और ग्रोथ स्ट्रेटजी, कि क्योंकि अब कोई ट्रेड बैरियर नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए हम भी एज़ रिटेलर क्या कर सकते हैं, माना कि हमने छोटे से शुरू किया हो तो हम बाद में धीरे धीरे अपने बिज़नेस को बढ़ा तो सकते हैं ना। ऐसा हो सकता है कि हमने एक शहर में बिज़नेस शुरू किया है शुरू में, फिर अब क्या हुआ कि पूरे स्टेट में हमारी जो है शॉप्स हो गई हैं, फिर हमने पूरे देश में बेचना शुरू कर दिया है। अब हम ओबियसली वहाँ पर रुकेंगे नहीं ना अपने देश में, अब क्योंकि जब ट्रेड बैरियर ही नहीं है तो क्यों ना हम बाहर बेचें। तो हम एक ग्रोथ स्ट्रेटजी लेकर चलते हैं कि इंटरनेशनली कैसे अपने आप को एक्सपेंड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें आएंगी ज़रूर इंटरनेशनलाइजेशन की वजह से, क्योंकि देखिए क्या है कि जब आप बाहर देश में बेच रहे हो तो वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का सब कुछ आपके लिए नया और अलग होगा। जैसे रूल्स रेगुलेशंस उनकी अलग है हमसे, सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट वहाँ का अलग है, इकोनॉमिक सिस्टम अलग है, कंडीशंस अलग है, पॉलिसीज़ अलग है, रिटेल स्ट्रक्चर अलग है, वहाँ का सब कुछ अलग है वहाँ। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा सोच समझ कर जो है स्टेप लेने होंगे। तो ये है अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में कोई भी रिटेलर जो है वो एक लोकल प्लेयर होता है, फिर वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करके अपनी एफिशिएंसीज़ को बढ़ाकर नेशनल प्लेयर बनता है, और फिर क्या करता है वो ऑब्वियसली आगे बढ़ना चाहता है तो वो इंटरनेशनल प्लेयर बनता है। तो इसलिए क्या है कि एक्सपेंड करने के लिए हमें समझना ज़रूरी है जो जिस भी कंट्री में हम जा रहे हैं वहाँ के सोशो कल्चरल इन्वायरमेंट को। देखिए क्या है कि ऐसा हो सकता है कि किसी भी साइन का, किसी भी बात का, किसी भी वर्ड का हमारी कंट्री में जो मतलब है वो दूसरी कंट्री में ना हो, दूसरे पर्सन के हम समझ ही ना पाए वो क्या चाहता है और हम फेल हो जाएं। इस चीज़ से बचने के लिए पहले ज़रूरी है कि हम वहाँ के इन्वायरमेंट को समझें कि वहाँ का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है, डेमोग्राफी कैसी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वहाँ की पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनकम लेवल्स क्या है, किस तरह के एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं, परचेजिंग पावर क्या है, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब चीज़ें जाननी ज़रूरी है इंटरनेशनली बिजनेस करने के लिए। तो रिटेलर को यहाँ पर कुछ तरीके बता रहा है आगे कि कैसे ये इंटरनेशनल जा सकता है। देखिए पहला तरीका क्या है, एक्सपोर्ट करके, कि रिटेलर जो है वो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि भाई आजकल ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से और टेक्नोलॉजी के डेवलप होने की वजह से, इंटरनेट के आने की वजह से, जिसकी वजह से कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसकी वजह से, इन सब वजहों से क्या हुआ है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो हम दूसरे देशों में भी बेच सकते हैं शिपमेंट के थ्रू। ठीक है, तो अब कस्टमर जो है वो रिस्पॉन्स अगर करते हैं हमारे जो है प्रोडक्ट पर, तो हम क्या करें कि वहाँ पर प्रोडक्ट अपना शिपमेंट के थ्रू बेच सकते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा और अच्छा रिस्पॉन्स आए तो हम और आगे जाकर फिर अपने शोरूम्स वगैरह भी दूसरे देशों में खोल सकते हैं। वो एक नेक्स्ट स्टेप है। बट एक्सपोर्ट क्या है कि आप शिपमेंट के थ्रू दूसरे कंट्रीज़ में अपना जो है गुड्स या सर्विसेज बेचते हो। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग, कि आप यहाँ पर एक एग्रीमेंट कर लेते हो लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग का रिटेलर के साथ जो दूसरे देश में है। तो वो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आपके ब्रांड नेम को यूज़ करके, और वो पर्सन जो है जो दूसरे देश में है वो आपके प्रोडक्ट्स को बेचेगा। ठीक है, इसके बदले में, कॉम्पनसेशन के बदले में, वो आपको जो ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम आपका यूज़ करा उसके बदले में आपको ये कुछ जो है कॉम्पनसेशन दे देता है। ठीक है, तो ये है, तो यहाँ पर ये कह सकते हैं आप लाइसेंसिंग के ज़रिए जो है दूसरे देशों में हम अपना जो है एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आप को। तो ये है
इसके बाद नेक्स्ट ये एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये क्यों, मतलब कहाँ पर सही रहेगा। ये वहाँ सही रहेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो फ़ोन कंपनीज़ के ऊपर। अब आप खुद तो वहाँ नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ का कोई रिटेलर आपके लिए बेच सकता है, तो आप अपना नाम वहाँ पर दे देते हो, तो वहाँ पर ये ज़्यादा सूटेबल है। इसके बाद है जॉइंट वेंचर्स। देखिए, आपने जॉइंट वेंचर के बारे में काफ़ी डिटेल स्टडी करी हुई है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक लाइन में इसका मतलब बताती हूँ। क्या होता है, जॉइंट वेंचर जब दो कंपनीज मिलकर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मिलती हैं जब वो, तो उसे जॉइंट वेंचर बोलते हैं। स्पेसिफिक पीरियड के लिए और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए ही ये किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप कि अपने स्टोर्स खोल दें किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर, दूसरे देश की, ठीक है, तो वहाँ पर ये कर सकते हैं जॉइंट वेंचर। और होते भी हैं, बहुत सारे हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। जैसे हमारे इंडिया के अंदर जो वॉलमार्ट कंपनी है, उसने भारतीय एयरटेल के साथ जॉइंट वेंचर करके और ईजी डे खोला हुआ है। ईजी डे जो है वॉलमार्ट का बेसिकली ये रिटेल स्टोर है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। आप एक्वायर कर सकते हो, दूसरी फर्म को परचेज कर लेना, एक्वायर करना होता है। तो फोन मार्केट में किसी फर्म को जो आप परचेज करके और वहाँ पर चीज़ें बेच सकते हो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। न्यू कल्चर होता है आपके लिए, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, मैनेजमेंट वहाँ पर करनी पड़ेगी, तो बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम भी बन जाती है कई बारी। इसके बाद नेक्स्ट आता है मर्जर। इसी के अंदर मर्जर क्या है, दो कंपनियां मिलकर नई कंपनी फॉर्म जब करती है तो उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये भी तरीका हो सकता है इंटरनेशनल जाने का। इसके बाद आता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या है कि आपकी ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है, क्योंकि आप के अच्छे ऑपरेशंस कर रहे हो, कस्टमर्स बढ़ रहे हैं अपने आप ही, मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको खरीदने के लिए लोग आ रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। तो यहाँ पर क्या है कि टाइप ऑफ फॉर्मेट क्या यूज़ करो आप, ये आपको देखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि काफ़ी सारी आपको इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि देखिए आप अपने नाम से ही और दूसरे विदेशों में अगर बेचोगे और ख़ुद ही बेचोगे ऑर्गेनिकली, तो उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा तो पैसा लगेगा। इसलिए ऑर्गेनिक ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये थे आपके तरीके इंटरनेशनल जाने के जब आप एक रिटेलर हैं। इसके बाद आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट इन रिटेल। ऑपरेशंस को कैसे मैनेज किया जाता है रिटेलिंग के अंदर, ये कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे एफर्ट्स आप जो रिटेलर है और उसकी टीम के लगते हैं। तो कैसे क्या क्या करना पड़ता है एक रिटेलर को, वो क्या क्या ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेमिसेस मैनेजमेंट। सबसे पहले तो स्टोर मैनेजमेंट करनी पड़ती है, प्रेमिसेस मैनेजमेंट करनी पड़ती है। स्टोर मैनेजमेंट की बिगनिंग ही प्रेमिसेस के साथ होती है कि कहाँ पर कौन सी जगह पर आपका जो है रिटेल स्टोर होगा। प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पर होनी चाहिए। सारी इन्वेंट्री और डिस्प्ले मैनेजमेंट, रिसिप्ट मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस, सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़, ये जो है स्टोर एडमिनिस्ट्रेशन प्रेमिसेस मैनेजमेंट के अंडर ही आती हैं। बाद में हम इनके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे। इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट को सिलेक्ट करना है आपने, किस पर्टिकुलर ग्रुप को आप टारगेट करेंगे, किसके लिए आप, किसको बेचने के लिए आप एफर्ट्स करेंगे, वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले मैनेजमेंट। इन्वेंट्री एंड डिस्प्ले मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिटेल स्टोर के अंदर, क्योंकि जब कस्टमर रिटेल स्टोर में जाता है और उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस ही ना हो, उसको अच्छा ही ना लगे वहाँ पर, तो कोई फ़ायदा नहीं है और वो शायद बिना खरीदे आ जाएगा। तो इसलिए क्या है कि डिस्प्ले अच्छे से होना चाहिए आपके पास। हर चीज़ की जो भी चीज़ें डिस्प्ले कर रहे हो आप, उनकी कुछ क्वांटिटी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, ताकि कस्टमर को वेट ना करना पड़े और टाइम पर उसको चीज़ें मिल जाएँ। तो आपको ये अच्छे से जो है मैनेज करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ रिसिप्ट। रिसिप्ट्स को मैनेज करना है रिटेलर को, कि यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पर इतना डेटर्स से रिसीव हो गया, अभी इतने डेटर्स रहते हैं, इन चीज़ों को मैनेज करना है। क्योंकि देखिए रिटेलर जो है कैश में और क्रेडिट में दोनों बेसिस पर बेचता है, बल्कि आजकल तो डेबिट कार्ड्स के ज़रिए, चेक्स के ज़रिए भी सेल करता है। तो यहाँ ये चीज़ें देखनी है। कई बारी जो है 0% फाइनेंस पर भी चीज़ें बेचता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, रिसिप्ट्स को मैनेज करना, ये इस पॉइंट के अंदर हम शामिल करते हैं। इसके बाद है कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कस्टमर किंग है, हम सबको पता है, और उसी के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं।
आप ड्यूरिंग द परचेज़ और जो है बिफोर परचेज़ और ड्यूरिंग द परचेज़ और आफ्टर परचेज़ आप कस्टमर को क्या सर्विस दे रहे हो, कैसा एक शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर आपके स्टोर से लेकर जा रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जैसे कि अगर हम बात करें तो स्टोर को अच्छे तरीके से मतलब सजाना कह सकते हैं आप, डेकोरेट करना या अच्छे तरीके से डिस्प्ले करना चीज़ों को। अब बिफोर शॉपिंग है, वो बाहर से ही उसको देखकर अच्छा लग रहा है अगर, तो तभी वो एंट्री करेगा ना। दूसरा यहाँ पर जैसे कि ड्यूरिंग परचेज हम कह सकते हैं कि इजी बिलिंग कर देना उसकी, और ये सब चीज़ें। आफ्टर सेल सर्विस अगर उसको कुछ भी मतलब अवेलेबल करवा सकते हो आप, उसको कुछ रिपेयर करवाना या कुछ भी, तो वो चीज़ें अगर टाइम पे करवा देते हो, उसके कहते ही करवा देते हो, तो कस्टमर बार बार आएगा। ये है। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटीज़। प्रमोशनल एक्टिविटीज़ क्या है कि जो रिटेलर करता है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए और कस्टमर के सामने बना रहने के लिए, तो जैसे एडवर्टाइजिंग, सेल्स, प्रमोशन हम इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें जो है प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो रिटेलर है वो करेगा। इसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को मैनेज करने की बात जब आती है तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और प्रॉफिट, क्योंकि इसको मैनेज करोगे अच्छे से जब भी प्रॉफिट हो पाएगा, तो इसलिए ज़रूरी है इसको अच्छे से मैनेज किया जाए कि आपने कितना रिसीव किया, कितनी एक्सपेंडिचर हुए, आपको इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए, इफ़ेक्टिवली मैनेज किया जाए फाइनेंस को। तो यहाँ पर 3 टाइप के डिसीज़न लिया जाते हैं फाइनेंस से रिलेटेड, जिनको कि आपको ध्यान रखना चाहिए और अच्छे से करने चाहिए। ये डिसीजंस अच्छे से लेने चाहिए। तो पहले हैं ऑपरेटिंग डिसीजंस। ऑपरेटिंग डिसीजंस जो है वो क्या होते हैं कि जो डे टू डे की आप एक्टिविटीज़ करते हो उनसे रिलेटेड जो फाइनेंस के डिसीजन होते हैं वो ऑपरेटिंग डिसीजंस आपके होते हैं। इस तरह के डिसीजंस को सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करके करवाया जा सकता है। दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि हम कहाँ पर पैसा लगाएं। ये वो वाले डिसीजंस हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। ये नेचर में एक बारी लगा दिया तो देखो आप यूँ थोड़ी कि आप भी यहाँ लगाया है फिर आप कहीं और लगाओगे और फिर आप कहीं और लगाओगे, ऐसा नहीं होता ना। तो इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से इस तरह के डिसीजंस आपने लेने हैं। इसके बाद है फाइनेंसिंग डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजंस क्या है कि जो हम एक्वायर कर रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स या फिर जो है कोई भी चीज़ जो हम एक्वायर करें उसके लिए हम फाइनेंस कहाँ से लेकर आएंगे, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हमारे क्या होंगे, वो चीज़ें हम यहाँ पर शामिल करते हैं। तो डिविडेंड डिसीजन लेना है, डेट इक्विटी मिक्स के बारे में डिसीजन लेना है, तो ये फाइनेंसिंग डिसीजंस हमारे होते हैं। एक बैलेंस बनाकर हमें यहाँ पर चलना है। तो ये फाइनेंस को मैनेज करने से रिलेटेड है। ये हमारा था कि ऑपरेशंस कैसे मैनेज किए जाते हैं रिटेल स्टोर में। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है चैप्टर का कि टूल्स फॉर कंडक्टिंग सिचुएशन एनालिसिस। चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जो हमने वो सिचुएशन एनालिसिस पढ़ा था ना, वो कैसे करते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसको करने के, वो यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। देखिए हमने स्वॉट एनालिसिस पढ़ा था, उसके अंदर आप सब ने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स। ये जो है ये देखिए आप एक डायग्राम बना कर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। स्ट्रेंथ्स जो है देखिए यहाँ पर इंटरनल, एक्सटर्नल, हेल्पफुल, हार्मफुल, ये भी लिखा हुआ है। जो स्ट्रेंथ्स हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं और इंटरनल हमारी खुद की होती हैं कि हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है जो दूसरों के पास नहीं है, और वो हमें ऑब्वियसली हेल्प ही करेगी ना। कुछ खास हमारे पास कुछ अच्छा हो जो दूसरों से अच्छा है हमारे पास, तो वो हमें हेल्प करेगी। तो इसलिए हेल्पफुल होती है और इंटरनल होती है हमारी स्ट्रेंथ्स। दूसरा है हमें ये जानना है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर वीकनेस। वीकनेस जो है इंटरनल होती हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस है वो, और हमारे लिए हार्मफुल है। तो जो चीज़ हमें हार्म कर सकती है वो हमें पता होनी चाहिए ताकि हम उस हार्मफुल इम्पैक्ट को कम कर सकें या बच सकें हम उससे, ठीक है। ये है। इसके बाद आती हैं अपॉर्चुनिटीज़। हेल्पफुल होती हैं किसी भी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, और एक्सटर्नल होती हैं, बाहर से हमें मिलती हैं ये, ठीक है। हमें क्या करना है, क्योंकि एक्सटर्नल है, हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन हमारे पास आ रही है,
तो हमें उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा, जितना ज़्यादा हम उठा सकते हैं उतना फ़ायदा अपॉर्चुनिटीज़ का उठाना चाहिए। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट, वो है थ्रेट। थ्रेट क्या है कि जो एक्सटर्नल है और हमारे लिए हार्मफुल है, बाहर से कुछ ऐसा आ रहा है जो कि हार्म कर रहा है बिजनेस को, वो हमारे लिए थ्रेट होती है। तो हम इससे कैसे बच सकते हैं, इसके इफेक्ट को कैसे मिनिमम कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो स्वॉट एनालिसिस ये है। इसके बाद सिचुएशन एनालिसिस में सेकंड पॉइंट है इन्वायरमेंटल एनालिसिस, या इसको पेस्टल एनालिसिस भी बोलते हैं हम। इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हुए आपको क्या एनालाइज करना है? पेस्टल का मतलब यहाँ पर क्या है कि पी का मतलब है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। आप सब समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, अपोजिशन, ये सब रोल प्ले एक हमारे बिज़नेस के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। तो इनका हमें पता होना चाहिए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की स्टडी हमें करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका बिज़नेस के ऊपर रहता है। ठीक है, तो ये है। दूसरा ई जो है, इसका मतलब है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम हमारा कैसा है, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, मिक्स्ड इकोनॉमी है हमारी। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो है हमारी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या यूज़ कर रहे हैं हम, लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या है, डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है क्या, इंडस्ट्रियल पॉलिसी है क्या, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की क्या पॉलिसी है। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक कंडीशन आती है कि पर कैपिटा इनकम क्या है हमारे देश में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, जीडीपी क्या है, टैक्सेशन क्या की पॉलिसी क्या है, इन्फ्लेशन कितना है, ग्रोथ रेट क्या है इंडस्ट्री की। ये सब चीज़ें जो है इकोनॉमिक कंडीशंस हैं। तो ये सारी इम्पैक्ट डालती हैं किसी भी बिज़नेस के ऊपर, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसकी फुल नॉलेज रखें। ठीक है, ये है। इसके बाद है सोशल, जो एस है इसका मतलब है सोशल इन्वायरमेंट। सोशल इन्वायरमेंट क्या है? ऑब्वियसली हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो वहाँ पर रहने का एक तरीका है, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, कुछ स्पेसिफिक जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, ये सब चीज़ें स्पेसिफिक हैं एक उस सोसाइटी के अंदर, और हमें उसी में रहना है। तो इसलिए क्या है कि ओब्वियसली उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, या फिर वो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है किसी भी बिज़नेस के ऊपर, तो कोशिश करनी है कि अपने आप को इम्प्रूव करते रहें। ओवरऑल कॉस्ट हमारी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, हम अच्छी टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ें यहाँ पर शामिल करते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स, जो हमारी टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो किस लेवल की यूज़ कर रहे हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितनी हो रही है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, ये सब चीज़ें यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है। इसके बाद ई का जो मतलब है, टी के बाद जो ई आता है उसका मतलब है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से हैं? जो हमारी, ये उस इन्वायरमेंट की बात कर रहा है जो सराउंडिंग में हमारी इन्वायरमेंट होती है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उसकी बात कर रहा है। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है, उसमें बहुत सारे रूल रेगुलेशन दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पर उनको फॉलो करना ही होगा, अदरवाइज़ बहुत सारे फाइन्स और सब लग जाएंगे। तो इसलिए वो भी एक फैक्टर है जो इम्पैक्ट डालता है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कुछ हम ऐसा ना करें जिससे कि इन्वायरमेंट को हार्म हो और हमारी इमेज, यानी कि गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ख़राब हो, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। इसके बाद आता है एल का मतलब है लीगल इन्वायरमेंट। लीगल फैक्टर्स जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं, जो रूल रेगुलेशंस जो भी बने हुए हैं, लॉज जो बने हुए हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो ऑब्वियसली एप्लीकेबल होंगे बिजनेस पर, और उनको हमें फॉलो करना होगा, उनको कंप्लीट यानी कंप्लायंस ऑफ दोज रूल्स हमें इंश्योर करना होगा। तो ये है लीगल इन्वायरमेंट। तो ये हमारा पेस्टल एनालिसिस था जो कि इन्वायरमेंट का एनालिसिस है। इसके बाद आता है नेक्स्ट कॉम्पिटिटर एनालिसिस। पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल है, इसके अंदर कॉम्पिटिटर को कैसे एनालाइज करना है, कंपटीशन को हमें, उसके बारे में ये एक पोर्टर ने, जो मिशेल पोर्टर है, उन्होंने ये 5 फोर्सेस आइडेंटिफाई की है, और उनके बारे में फिर कैसे कंपटीशन को आप यहाँ पर जो है एनालाइज कर सकते हो वो बताया है यहाँ। तो देखिए आप बीच में है रिटेलर्स, बिजनेस एंड कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं देखिए, फर्स्ट ऊपर दिया हुआ है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, सेकंड है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, फिर है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स, और यहाँ पर है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। तो जो रिटेलर का बिजनेस है,
उसमें देखिए क्या है कि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो, आपके आसपास कॉम्पिटिटर्स भी काम कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉम्पिटिटर्स हैं, डाइवर्सिटी है उनके बिज़नेस के अंदर। तो यहाँ पर क्या कहता है कि डिफरेंट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जब आप बेच रहे हो तो यहाँ अफेक्ट करती हैं बाकी सारी चीज़ें, और जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो हमें अफेक्ट करते हैं, जो हम कर रहे हैं वो चीज़ तो अफेक्ट करेगी ही, ठीक है। तो ये है। अब इसके अंदर जो इनके अलावा खुद के और कॉम्पिटिटर के अलावा जो फोर्सेस हैं यहाँ पर इम्पैक्ट डालती हैं, वो कौन सी हैं? और पहली है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। जब आप एक रिटेलर हो तो आप कुछ चीज़ें जो है आप इंजॉय कर रहे हो, यहाँ पर नए जो एंट्री हो, अगर कोई और नया रिटेलर आ जाए तो वो आपके लिए थ्रेट है, ठीक है। तो वो आपके लिए एक बैरियर है एक तरीके से। तो जो आप इकोनॉमी ऑफ स्केल इंजॉय कर रहे थे, जो ब्रांड लॉयल्टी आप इंजॉय कर रहे थे, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो आपके फेवर में थी, ये सारी चीज़ें होने की वजह से ओब्वियसली थ्रेट बनेगी ना। जितना अच्छा होगा ना बिजनेस इन्वायरमेंट, उतना ही ज़्यादा थ्रेट है कि नए लोग उस बिज़नेस के अंदर आएंगे। जितना फेवरेबल होगा आपके लिए, उतनी ही ज़्यादा इतना ही ज़्यादा क्या होगा, लोग अट्रैक्ट होंगे उस बिज़नेस की तरफ, ठीक है। यह इसकी बात है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। दूसरा है, हमें थ्रेट होती है सब्सटीट्यूट से, कि जो आप जैसा ही प्रोडक्ट बेच रहा है मार्केट में, उससे आपको जो है थ्रेट है कि अगर वो उसका रिलेटिव प्राइस जो है वो कम हो गया, तो ज़्यादा अवेलेबल करवा दिया तो उसने प्रोडक्ट मार्केट में, या जो है लोगों को लोग ज़्यादा जो है डिफ्रेंशिएट ना कर पाए और आपके प्रोडक्ट की तरह जगह उन्होंने जो है वो प्रोडक्ट खरीद लिया, तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट जो है वो एक रहती है। ये है। इसके अलावा आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। एक ये फोर्स है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कि आपके जो सप्लायर हैं उनकी बार्गेनिंग पावर क्या है, कि जो वो प्रोडक्ट आपको बेच रहे हैं वो उनकी बार्गेनिंग पावर जो है वो अफेक्ट होती है कुछ चीज़ों से, जैसे कि कितने सप्लायर्स हैं आपके। अगर देखो आप एक ही सप्लायर से परचेज कर रहे हो तो वो जितने में चाहेगा आपको बेचेगा, है ना, क्योंकि आप तो दूसरे की तरफ जा ही नहीं रहे। लेकिन अगर नंबर ऑफ़ सप्लायर्स अवेलेबल हैं और तो ऑब्वियसली वो आपको उतना महंगा नहीं बेच पाएगा, ठीक है। इसके अलावा यूनिकनेस, कितना यूनिक प्रोडक्ट आप को बेच रहा है जो सप्लायर आपका, उस पर उसकी बार्गेनिंग पावर जो है अफेक्ट करती है उस चीज़ को, कि अगर वो बहुत ही यूनिक बिल्कुल रेयर प्रोडक्ट बेच रहा है तो महंगा बेचेगा ऑब्वियस है। तो ये है। इसके अलावा रिटेलर्स जो है वो सब्सटीट्यूट उसके कितने अवेलेबल हैं वो एक इम्पैक्ट डालता है, कि उसको वो वैसा ही प्रोडक्ट अगर मतलब बेचने वाला दूसरा अगर कोई और अवेलेबल है तो सप्लायर हो सकता है उसको बेच दे, तो आपको ना बेचे। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर भी बार्गेनिंग पावर अफेक्ट होती है सप्लायर की। इसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर। कस्टमर जो है वो उसकी बार्गेनिंग पावर भी कई सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट डालती है, कि जैसे कितने कस्टमर हैं आपके, नंबर में, साइज़ में कितने हैं, ठीक है, ये है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है कस्टमर के पास, प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है कस्टमर्स में, और बायर के पास कितने जो है सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, और स्विच अगर वो करता है दूसरे के पास तो उसकी क्या कॉस्ट लगेगी। तो ये सारी चीज़ें उसकी बार्गेनिंग पावर को अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये सिचुएशनल एनालिसिस करना है, इसके ज़रिए रिटेलर को अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पता लगानी है और डिसाइड करना है, और क्या इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का पता लगाना है, और ये जो है कॉम्पिटिटर्स के बारे में ये जो है एक एनालिसिस करके और 5 फोर्सेस के मॉडल को इस्तेमाल करके यूज़ कर सकते हैं, और फिर स्ट्रेटजी इन्हीं चीज़ों के बेसिस पर बनेगी। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, ये एनसोफ की जो मैट्रिक्स दी हुई थी वो उसको एक्सप्लेन किया है यहाँ पर कहता है एनसोफ मैट्रिक्स जो है वो एक टूल है जिसको आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव के रूप में, कि कैसे स्ट्रेटजिक ऑल्टरनेटिव को आप चूज़ करो, कि जो आइडेंटिफाई कैसे करो उसको आप, कि आपके लिए ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑल्टरनेटिव होते हैं कि आपने करना क्या है, जैसे आपने मार्केट पेनिट्रेशन करनी है, मार्केट को एक्सपेंड करना है, रिटेल फॉर्मेट को डेवलप करना है, या डाइवर्सिफिकेशन करनी है। तो ये 4 चीज़ें हैं यहाँ पर। इसने एनसोफ ने अच्छे से इसको एक मैट्रिक्स के ज़रिए समझाया। आप ये देखिए, इसमें मैट्रिक्स दी हुई है, देखो क्या है।
देखो सबसे पहले तो नीचे जो दिया है प्रोडक्ट एंड सर्विस और ऊपर दिया हुआ है मार्केट, यहाँ पर एग्जिस्टिंग न्यू मार्केट। देखो क्या है, पहला जो पॉइंट है एंसॉफ की मैट्रिक्स में जो ऑल्टरनेटिव दिया है वो है मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन के अंदर देखो आप क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विस एग्जिस्टिंग होगी, मार्केट एग्जिस्टिंग होगी, यानी कि अभी जो मार्केट है वही मार्केट के अंदर, और जो अभी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो वही प्रोडक्ट बेचते हुए आपको मार्केट पेनिट्रेशन करनी है। मतलब क्या है कि आपको ज़्यादा बेचना है उसी मार्केट में अपने प्रोडक्ट को, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पर जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कस्टमर, उसको बास्केट साइज़ बोलते हैं। तो बास्केट साइज़ में आपके ही प्रोडक्ट ज़्यादा हों या फिर आपकी जो प्रोडक्ट है उसको खरीदने की फ्रीक्वेंसी कस्टमर की ज़्यादा हो, ये कर सकते हो आप। इसके अलावा यहाँ पर कर सकते हो क्रॉस सेलिंग। क्रॉस सेलिंग क्या होती है कि जैसे मान लो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर है और वहाँ पर क्या है कि सेल्स पर्सन है जो कि एक कॉस्मेटिक का जो सेक्शन है हमारा, वहाँ पर प्रोडक्ट्स को जो है बेच रहा है, और एक जो है क्या है, मान लो एक फीमेल के लिए और एक मेल के लिए दो अलग अलग सेल्स पर्सन है, कॉस्मेटिक सेक्शन अलग अलग है उनके, ठीक है। तो अब क्या है कि जो मेल के लिए जो बेच रहा है वो फीमेल के लिए भी जैसे ऑफर कर दे कि आप अरे वो आप फीमेल के लिए भी ये चीज़ें आई हुई है, आप ये खरीद सकते हो। तो यहाँ पर वो मोटिवेट कर रहा है आपको खरीदने के लिए वो चीज़, तो इसको बोलते हैं क्रॉस सेलिंग। तो क्रॉस सेलिंग कर सकते हो। देखो मार्केट पेनिट्रेट होती है ना, इससे ज़्यादा आप और घुस रहे हो मार्केट के अंदर, ज़्यादा जगह पर अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हो, ये है। सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर क्या है, देखिए क्या है कि प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो क्या है एग्जिस्टिंग, और मार्केट क्या है न्यू, यानी कि सेम प्रोडक्ट जो आप एक पर्टिकुलर मार्केट के अंदर बेच रहे थे वही प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं है, आप वही प्रोडक्ट नई मार्केट में बेचो, तो वो क्या होती है आपकी मार्केट डेवलपमेंट होती है। यानी कि जोग्राफिकल लोकेशन आपने एक्सपेंड कर दी है, जोग्राफिकल एक्सपेंशन कर दिया। जैसे आप मान लो कि एक रिटेलर हो, जींद में अपना सामान बेच रहे हो, अब आप सेम प्रोडक्ट जो कि जींद में बेच रहे थे ना, वो आपने हिसार में भी बेचने शुरू कर दिए, ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। लोकेशन आपने और भी चूज़ कर ली ना, तो वो है। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देखिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है उसके अंदर क्या है, न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस, और मार्केट कौन सी है एग्जिस्टिंग, यानी कि जींद में ही आप बेच रहे थे पहले, वही आप अभी भी बेच रहे हो, लेकिन आपने प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया। प्रोडक्ट को डेवलप किया है, प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो आपने न्यू ले आए आप। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के अलावा आप कुछ और भी बेचने लगे हो। जैसे फिर यहाँ पर एग्जांपल बता रहा है कि कोई छोटी शॉप और खोल देना शॉपर स्टॉप्स में, जैसे, तो वो कह सकते हैं आप। वैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो अपनी पसंद से। आपका यहाँ पर बेसिक बात ये बतानी है कि प्रोडक्ट या सर्विस आपने नई शुरू कर दी जो आप पहले नहीं कर रहे थे उसी मार्केट के अंदर, ठीक है, ये है। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है डाइवर्सिफिकेशन। देखो क्या है उसके अंदर, प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो भी क्या है न्यू, और जो मार्केट है वो भी न्यू, ये होती है डाइवर्सिफिकेशन। यानी कि आपने जो आप पहले प्रोडक्ट बेच रहे थे एक मार्केट में, मान लो जींद में कोई भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, अब वो प्रोडक्ट भी नहीं बेच रहे हो और ना ही जींद में बेच रहे हो, प्रोडक्ट भी नया और बाहर भी उस मार्केट से, तो वो होती है डाइवर्सिफिकेशन। तो वो यहाँ पर बता रहा है कि नई मार्केट में नए प्रोडक्ट के साथ जब आप ग्रो करते हो तो वो आप डाइवर्सिफिकेशन कहलाते। तो इनमें से कोई भी स्ट्रेटजी आप ले सकते हो, एंसॉफ का कहना ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये यहाँ पर चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।